जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए। दोस्तों 10 दिसंबर को हमारा कक्षा 11वीं का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं। पहले ही दोस्तों मैंने आपको हिंदी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। आई होप दोस्तों आपने सभी तैयार कर लिए होंगे। अब दोस्तों हम क्या है कक्षा 11वीं हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर दिखने वाले हैं। 2 सेट में आपको बताऊंगा, ये आपका सेट ए है। ओके, जो क्वेश्चन बताऊं उन्हें आप तैयार कर लेते हैं, इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपके यहाँ होने वाले 10 दिसंबर के पेपर में एकदम तबाही मचा देंगे। चलिए देख लेते हैं, एक एक क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, साथ ही समझाऊंगा। ओके, समझते जाएंगे तो आपको क्या है लंबे समय तक याद रहेगा और आपकी क्या है वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी होती जाएगी। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे रहने वाले हैं सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग हमारा कहलाता है भक्ति काल को क्या है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी आपको 2 से 3 लाइन में तैयार करके रखना है। 2 नंबर में आ जाता है कि भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है। तो कवि ने कुम्हार को ईश्वर का प्रतीक माना है, ईश्वर का प्रतीक माना है। नेक्स्ट है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा, गोरा बादल की कथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेबी हालदार घर के मालिक को इस नाम से पुकारती थी, मतलब किस नाम से पुकारती थी, तो तातुस बोली करती थी। बेबी हालदार क्या कहती थी घर के मालिक को तातुस। नेक्स्ट है, पटकथा की मूल इकाई है। पटकथा की मूल इकाई होती है वो होती है आपकी कहानी। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है। देखिए आपके सिलेबस में दोस्तों शब्द की बात करें तो 3 शब्द हैं आपका, एक नेपाल शब्द, तकनीकी शब्द, क्षेत्रीय शब्द। तकनीकी शब्द क्या कहलाते हैं, वे शब्द कहलाते हैं जो किसी विशेष विषय के लिए बने रहते हैं। ओके, तो जैसे अब नाविक है, इसमें आपका विज्ञान शब्द पूछे यार तो नाविक हो जाए। ओके, अब जब विज्ञान साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम या फिजिक्स पढ़ते हैं तभी हम क्या है नाविक, परमाणु ओके ये शब्द यूज करते हैं, अन्यथा हम इनका उपयोग नहीं करते हैं। ओके, इस टाइप से आगे देख लेते। अब दोस्तों हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर का हमारा रहने वाला है। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ एकदम क्या है वीडियो को देखते ही देखते आपको क्या है तैयार करते जाना है। सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बताते जा रहा हूँ, समझाते जा रहा हूँ। वीडियो को देखते ही देखते तैयार करते जाइएगा। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी एक क्वेश्चन का, लेकिन मैं क्या है बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा ताकि आप क्या है वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट तैयारी हो जाए। अगर आपने दोस्तों किताब भी नहीं उठाई है फिर भी दोस्तों आप क्या है जो मैं वीडियो देख कर आप तैयार कर लेते हैं सभी क्वेश्चन, तो भी आप क्या है पेपर में तबाही मचा देंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इसलिए क्या है ध्यान से देखते चलिएगा। रिक्त स्थान में पहला है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के पुत्र थे। तो 5वां मैं हूँ अभागा, इस प्रकार से एक लाइन आती है आपकी। ओके, तो भवानी प्रसाद मिश्र की घर की याद वाली जो कविता है तो उसमें ये मतलब 5वें पुत्र हैं। ओके, क्योंकि इसमें अब लाइन आती है 5वां मैं हूँ अभागा। ओके, फिर सोने पर सुहार, इस प्रकार से लाइन आती है, तो उसमें ये 5वां पता चलता है जो भवानी प्रसाद मिश्र है वो अपने पिता के 5वें पुत्र थे। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 5वें पुत्र थे। नेक्स्ट है, गीत फरोश कविता के रचयिता हैं। गीत फरोश की रचयिता है भवानी प्रसाद मिश्र की। ओके, तो भवानी प्रसाद मिश्र। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि धनराम दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। तो 3रे दर्जे का। ओके, 3रे दर्जे का। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य रहा है। तो जो हमारा बीड़ा है वो क्या है भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य रहा है। डायरी नितांत रचनाएं अभिव्यक्ति माध्यम से क्वेश्चन आपका लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका व्यक्तित्व। ओके, एक आपका ये व्यक्तित्व रचना है। नेक्स्ट है, आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण एक डेड्रेस है। तो एक कौन सा काव्य है, महाकाव्य। रामायण कौन सा काव्य है, महाकाव्य है। ओके, सुदामा चतुर्थ होता है, पंचवटी होता है। ओके, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, खंड काव्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन 7 में पूछा जा रहा है, ये भी 6 नंबर का रहने वाला आपका। तो पंडित अलाउद्दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास ना था। लक्ष्मी पर विश्वास था, यहाँ लिखा ना था, इसलिए आपका ये असत्य हो जाएगा। ओके, पंडित अलाउद्दीन को केवल किस पर, लक्ष्मी पर पूरा विश्वास था। ओके, कि नेक्स्ट है, आपका बंटी तथा महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी की प्रसिद्धि के स्तंभ है। बिल्कुल सत्य हो जाएगा, मतलब मन्नू भंडारी जो प्रसिद्ध हुई हैं, महाभोज, आपका बंटी, इन्हीं रचनाओं के कारण प्रसिद्ध हुई हैं। जैसे लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति में व्यक्त हुआ, ये भी आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि जो लता मंगेशकर के जो गाना है उनमें क्या करुण रस की बहुत ज़्यादा कम दिखता है या दिखता ही नहीं है, तो इसलिए उसमें करुण रस है ही नहीं है, इसलिए आपका असत्य हो जाएगा। जबकि यहाँ बताया जा रहा है कि प्रभावशाली है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, तो ये भी आपका सत्य हो जाता है। नेक्स्ट है, रोला एक मात्रिक समछंद है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आपके लिए अगर मैं छंद की बात करूं, कक्षा 11वीं के एमपी बोर्ड के आपके सिलेबस में
मुख्य रूप से दो छंद आपको तैयार करने, एक रोला छंद, एक मुक्तक छंद। दो अगर छंद तैयार कर लेते हैं यहाँ से आपके क्या है पक्का हो जाएगा, 2 नंबर क्वेश्चन आपका मिलता है छंद से, ओके, और एक दो आपके ऑब्जेक्ट मिलते हैं, 4 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। मुक्तक छंद, रोला छंद को अच्छे से तैयार कर ले हैं परिभाषा उदाहरण, ओके, जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ उनको सुनते जाइए और अच्छे से जो चीज़ बताऊँ फॉलो करते जाते हैं, गारंटी के साथ दोस्तों 80 में 80 स्कोर आपका रहने वाला है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, बिल्कुल सत्य बात है, लोकोक्ति को क्या कहावत भी कहा जाता है। सही जोड़िए देख लेते हैं। कुल की कहानी, कुल की कहानी को कहा जाता है, परिवार की मर्यादा को क्या है कुल की कहानी कहा जाता है, ओके, शब्दार्थ है। आलो अंधारी, आलो अंधारी ये आपका बेबी हालदार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है गरवा, तो गरवा कहाँ का, ये नेत्र गुजरात का है, तो ये गुजरात हो जाएगा। स्वलेखन, तो स्वलेखन हो जाएगा दोस्तों आपका डायरी, ओके, स्वलेखन डायरी में होता है, वो स्वलेखन करते हैं, हम खुद अपने लिखते हैं, अपने बारे में लिखते हैं अक्सर डायरी में, तो इसलिए स्वलेखन हो जाएगा। मुक्तक छंद, हाँ, तो मुक्तक छंद को केंचुआ छंद भी कहा जाता है, ओके, बहुत सारे विद्यार्थियों ने नहीं पता होगा, ओके, बहुत अलग ही है। मुक्तक छंद को केंचुआ छंद भी कहा जाता है, ओके, तो इंपॉर्टेंट भी पूछा लिया जाता अक्सर। ये फिर है नेक्स्ट हमारा तो एक हमारा क्या निपात शब्द है, भी, तो, ओके, ही, ये सब आपके निपात शब्द होते हैं, ये छठवां हो जाएगा। निपात शब्द क्या कहलाते हैं, वे शब्द जो किसी भी वाक्य पर लगकर क्या है जोड़ देने का काम करते हैं। जैसे आपको स्कूल जाना ही होगा, तो इसमें ही है जो निपात शब्द, ओके, मतलब जोड़ देने का काम करते हैं। अंदर बाहर एक हमारा क्या शब्द युग में, तो शब्द युग में हो जाएगा, ओके। यहाँ से ये आपका डैश लगा रह जाए है, वहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपका युग शब्द युग का रहता पहचान। नेक्स्ट हमारा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना, 7 नंबर का रहने वाला है, चलिए इसे देख लेते हैं। तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन आ जाता है बिहारी सतसई किस काल के की रचना है। तो बिहारी जो सतसई किस काल की रचना है, तो ये हमारी हो जाती है रीति काल की। तो आंसर आपका है रीति काल, लिख लीजिएगा, ओके, रीति काल। नेक्स्ट है माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया। तो माली दौड़ा दौड़ा आप किसके पास गया था, चपरासी के पास गया था, ओके, चपरासी के पास। जामुन के पेड़ के नीचे दब जाता है वो, ओके, कभी कहता है वो अपने आप को, तो ओके, तो जब पता चलता है माली को, तो दौड़ा दौड़ा किसके पास जाता है, चपरासी के पास जाता है, ओके, चपरासी के पास। नेक्स्ट है धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं दोस्तों हम पालर पानी, ओके, धरातल पर जो पानी बहता है उसे कहते हैं पालर पानी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, आपका पालर पानी के बारे में जान के रखना है। रीना जी पानी का क्वेश्चन आता भी मैं आपको आगे बताऊंगा, 2 नंबर में रीना जी पानी भी पूछा जाता है, ओके। नेक्स्ट है भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है। तो इसे माना जाता है नारद मुनि को माना जाता है, तो लिख सकते हैं आप देव ऋषि नारद, ओके, देव ऋषि नारद। नेक्स्ट है बिंब का शाब्दिक अर्थ होता है तो मूर्त रूप प्रदान करना। बिंब वाला मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है, तो हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट है, उस पर आप जाकर बिंब विधान वाला टॉपिक पढ़ लीजिएगा, ओके। शब्द युग में पढ़ाया है, बहुत सारे टॉपिक मैंने कवर कराए हैं, तो आपको जगह जरूर देखिएगा। क्लास 12th के लिए लिखा होगा, लेकिन वो क्लास 12th में भी हो, क्लास 11th में भी, ओके। शब्द युग में हो गया आपका, शब्द शक्ति हो गया, बिंब विधान हो गया, तो ये जो टॉपिक है वो आपका क्लास 11th में वही है, और क्लास 12th में भी बहुत सारे वही टॉपिक आपके दिए। लोकोक्ति मुहावरे हो गया, राष्ट्रभाषा राजभाषा हो गया, अच्छे से अभी आपका कक्षा 11वीं में है, अभी तैयार कर लीजिए। 12वीं में आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप यही टॉपिक है क्लास 12th में भी, ओके। तो बिंब का शब्द अर्थ होता है मूर्त रूप प्रदान करना, मूर्त रूप प्रदान करना, ओके। नेक्स्ट है शब्द युग में कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। चाहे शब्द शक्ति पूछे तो भी 3 प्रकार की होती है, शब्द गुण पूछे तो भी 3 प्रकार के होते हैं। युग का अर्थ होता है जोड़ा, ओके। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है हमारे एक वाक्य। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर, ओके। क्वेश्चन आंसर में पहला हमारा छठवां है छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा पूछा रहा 2 व्यक्तिवादी कवियों के नाम और उनकी एक रचना लिखिए। मैंने तो क्वेश्चन तो आपको मैं बताते ही जा रहा हूँ, सॉल्यूशन के साथ मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, बहुत सारे विद्यार्थियों जिसे हर जगह भटकना ना पड़े, डायरेक्ट आप मैं क्वेश्चन बताते जाऊँगा, सॉल्यूशन समझाते जाऊँगा। वीडियो को देखते ही देखते आपकी यह तैयारी पूरी होती जाएगी। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। तो छायावाद की दोस्तों आपको विशेषता बतानी, छायावाद की विशेषता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, किस तरीके से आपको लिखना है। इस तरीके से आप लिखते हैं 2 नंबर तुरंत आपको मिल जाने वाले हैं। तो छायावाद की 2 विशेषताएं आपको लिखनी है, ओके। तो पहला पॉइंट है व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावादी कविता मुख्यतः व्यक्तिवाद की कविता है, जिसमें कवि के निजी अनुभव तथा सुख दुख की अभिव्यंजना होती है। छायावादी कवि में क्या है, कवि जो होता है वो अपने बारे में बताता है, ओके, अपने सुख दुख के बारे में बताता है। ये पहली आपकी विशेषता हो जाती है। आगे देख लेते हैं। दूसरी दोस्तों विशेषता है प्रकृति प्रेम। जो छायावादी के जितने कवि होते हैं वो प्रकृति प्रेमी भी होते हैं। छायावादी काव्य में प्रकृति प्रेम की अभिव्यंजना हुई है। इन कवियों का मन प्रकृति चित्रण में खूब रमा है, प्रकृति के साथ आत्मीयता का संबंध जोड़ा गया है, मतलब प्रकृति के बारे में क्या है लिखा हुआ है। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट है प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण। छायावादी कवियों ने नारी सौंदर्य तथा प्रेम का चित्रण बड़ी रुचि और हृदय के साथ किया है, मतलब प्रकृति का भी प्रेम भी किया है, साथ ही नारी सौंदर्य का भी प्रेम किया है। मैंने आपको यहाँ छायावाद की 3 विशेषताएं बताई हैं। देखिए पेपर में तो आपका फिक्स है 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, 2 नंबर क्वेश्चन के लिए 2 पॉइंट आपको लिखना है पेपर में, ओके। लेकिन फिर भी आपको क्या है 3-3 पॉइंट याद करके रखना है। रीजन क्या है, जैसे आप
आप पेपर में 2 ही पॉइंट याद करके जाते हैं, भूल जाते हैं एक भी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 3 पॉइंट याद करके रखिए, एक भूल भी जाता तो कम से कम 2 आपके रहेंगे और 2 आपको लिख के आना है। ओके, छायावादी की विशेषता ना कर कई बार क्वेश्चन क्या है, छायावादी के कवि पूछ लिए जाते हैं, उनकी रचनाएं पूछ ली जाती हैं। तो छायावादी कवि है जयशंकर प्रसाद, कमायनी रचना झरना, कमायनी झरना है। ओके, सुमित्रा नंदन पंत की है वीणा पल्लव गूंजन, महादेवी वर्मा की है निर्जा निहार रसीम। तैयार करके रखना है आपको। आगे नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है प्रगतिवादी कवि की। ओके, तो देखिए प्रगतिवादी कवि पूछा जा रहा है, जो कहाँ क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसमें क्या पूछा जा रहा है कि 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम और उनकी क्या आपको रचना बतानी है। ओके, तो यहाँ दोस्तों आपको क्या है प्रगतिवादी की कई बार विशेषताएं पूछ ली जाती हैं, तो विशेषताएं एक बार आप देख लीजिए। अगर दोस्तों आपको जो अंदर की 2 लाइन है ये आपको याद नहीं हो रही या तैयार नहीं हो रही, तो अगर आप हेडिंग जो ब्लैक पेन से लिखी हुई है ये भी लिख दे तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप क्या है हेडिंग लिख के एक लाइन लिखते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, तुरंत आपको टीचर नंबर दे देगा। ओके, तो इससे क्या है टॉपर की ये खासियत होती है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखने का। ओके, नहीं तो अधिकतम विद्यार्थी केवल हेडिंग बस लिखते हैं तो भी नंबर तो मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको अपना दिखाना है कॉपी में कि मैं टॉपर वाला हूँ, स्टूडेंट हो, तो टॉपर के हिसाब से नंबर मिले, इसलिए आप क्या है ये तरीका लिखिएगा। तो शोषकों के प्रति घृणा और शोषकों के प्रति करुणा, यह प्रतिवाद की पहली विशेषता है। दूसरा है यथार्थ का चित्रण दिया हुआ है, पढ़ के आप क्या है तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है रूढ़िवाद का विरोध किया है, तो रूढ़िवाद का विरोध किया है, तो ये 3 विशेषताएं हो जाती है प्रगतिवाद की। फिर प्रगतिवाद के जैसे जो हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें किस प्रकार से आया, प्रगतिवाद की 2 विशेषता नहीं पूछी, प्रगतिवाद के कवि ये पूछे और उनकी रचनाएं पूछी गई हैं, तो आपको कवि भी याद करके रखना है। ये प्रगतिवाद के कवि कौन कौन से हैं, रामधारी सिंह दिनकर, रचना है कुरुक्षेत्र रेणुका रश्मिरथी, नागार्जुन युगधारा संतरंग, शिव मंगल सिंह सुमल, प्रलय सज्जन धरती की बरात। तो ये हो जाए प्रगतिवादी कवि उनकी रचना कंप्लीट हो जाता है, समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपका क्या है कई बार पेपर में आ चुका है, प्रीवियस ईयर पेपर में। ओके, और नेक्स्ट अथवा में पूछा जा रहा है आपका कवि ने पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को केरा है, लिखिए। चलिए सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो आंसर आपका इस प्रकार से लिखना है कि मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। तो मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती है, उनका रूप मन को मोहने वाला है, वे पर्वत को धारण करने वाले हैं, उनके सिर पर मोर का मुकुट सुशोभित है, मीरा उन्हें अपना सर्वस्व मानती हैं, वे स्वयं को अपनी दासी मानती है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया हुआ है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, पति के रूप में करती है, उनका रूप कैसा है, तो उनका रूप क्या है मन को मोहने वाला है, वे पर्वत को धारण करने वाले हैं, मोर मुकुट सुशोभित है। इस प्रकार से आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट हमने अथवा क्वेश्चन पूछा रहा है पिता के व्यक्तित्व की आपको विशेषताएं बतानी, कोई भी 2-3 आपको विशेषता तैयार करके रखना है। तो घर की याद कविता के अनुसार क्या है पिता की व्यक्तित्व की विशेषता इस प्रकार से बताई है कवि ने। पहला है पिताजी पूर्णतः स्वस्थ हैं, बुढ़ापे ने उन्हें अभी तक छुआ तक नहीं है। दूसरा है देश प्रेमी हैं, उनकी प्रेरणा पाकर ही वे कभी स्वाधीनता के आंदोलन में भाग लिया था, वे दौड़ लगाते हैं, डंडे पेलते हैं, वे मौत के सामने आने पर भी नहीं डरते हैं, वे खिलखिलाते हंसते हैं। ये सब क्या है विशेषताएं बताई गई हैं। इतनी सारी आपको विशेषताएं बताई गई हैं, वे गीता का पाठ करते हैं। ओके, 5-6 विशेषताएं आपको क्या है कोई भी 2-3 आपको लिख देनी है, आपका काम हो जाएगा, कंप्लीट हो जाता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर लिखिए अथवा नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तैयार करके रखना है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर। ओके, तो रेखा चित्र और संस्मरण में जितने क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ ये आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की तो तैयारी हो रही है, मेन आपकी क्या है वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी हो रही है। वार्षिक परीक्षा में कुछ अलग सिलेबस नहीं होता है, यही सब रहने वाले, यही सब क्वेश्चन आपको पढ़ना है। कुछ और अगर एक्स्ट्रा होंगे 2-4 तो मैं आपको बता दूंगा। और आपकी इस बार बहुत जल्दी आपकी परीक्षा हो रही है। ओके, आपकी फरवरी में है। ओके, 4-5 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है, टाइम टेबल मैंने आपको बता ही दिया है। इसलिए अच्छे से अभी क्या है अर्धवार्षिक परीक्षा में ही मैन आप तैयारी करके रखिएगा पूरी। ओके, तो आपकी क्या है मैंने आपकी तैयारी वार्षिक परीक्षा की हो जाएगी। तो रेखा चित्र और संस्मरण में आपको अंतर बताना है, देख लेते हैं। समझ के देखिए संस्मरण में क्या है जो बातें कवि को याद रहती हैं, जो उनके साथ कवि के साथ 4-5 साल पहले घट गई हो, फिर उसको वो वर्तमान में लिख रहा है तो वो संस्मरण कहलाता है। रेखा चित्र में क्या है कवि होता है वो तत्काल की बातें लिखता है, तत्काल जो घटना उसके सामने हो रही है उसका क्या है चित्रण करता है। ओके, तो संस्मरण में क्या लिखना है लेखक स्मृति में पटल पर अंकित किसी विशेष व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का विवरण संस्मरण कहलाता है। ओके, स्मृति पटल पर यानी उसे क्या जो बात याद आती रहती कि उससे कुछ सालों पहले उसके साथ क्या घटित हुए, कौन सी घटना घटित हो रही, उसको अगर लेखक लिख रहा है तो वो संस्मरण कहलाएगा। रेखा चित्र में क्या है किसी व्यक्ति या वस्तु का आकर्षण ढंग से चित्रात्मक वर्णन रेखा चित्र कहलाता है। चित्रात्मक वर्णन रेखा चित्र कहलाता है। ओके, जो संस्मरण होता है वो वास्तविक होता है, जबकि रेखा चित्र क्या होता है वास्तविक और काल्पनिक दोनों हो सकता है। ओके, और जो इसके बाद संस्मरण है उसकी जो शैली होती है वो वर्णनात्मक और विवरणात्मक होती है। रेखा चित्र की शैली चित्रात्मक होती है, चित्र से चित्रात्मक शैली। तो रेखा चित्र की शैली चित्रात्मक शैली होती है। तो ये 3 अंतर दिए हैं पेपर में, 2 ही नंबर क्वेश्चन आना है, 2 ही पॉइंट आपको लिखना है, 3 पॉइंट लेकिन आपको याद करके रखना है। ओके, आगे नाटक और एकांकी में अंतर भी आपको पूछा जा रहा है। नाटक एकांकी में समझ लेते हैं। सिंपल
दिया हुआ है। नाटक में क्या है, कई अंक होते हैं, जबकि एकांकी में मात्र एक अंक होता है। एकांकी एक अंक, एकांकी एक अंक, इस प्रकार से आपको क्लियर रहेगा। एकांकी में एक अंक होता है। नाटक में क्या है, पात्रों की संख्या अधिक होती है, जबकि जो एकांकी होती है वो छोटा होता है, नाटक से छोटा होता है। इसलिए इसमें क्या है, एकांकी में पात्रों की संख्या नाटक की अपेक्षा क्या है, कम होती है। इसके बाद है जो नाटक होता है दृश्य काव्य का एक बृहद रूप है, बड़ा रूप होता है दृश्य काव्य का। नाटक हम क्या देखने के रूप में करते हैं तो दृश्य काव्य है, तो नाटक क्या है, दृश्य काव्य का एक बृहद रूप है, जबकि एकांकी दृश्य काव्य का क्या है, लघु रूप होता है, छोटा रूप होता है। नाटक एकांकी में अंतर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? अथवा में है, पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों किया? एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। देखिए, मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है, इसे समझ लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। देखिए, मियां नसरुद्दीन है कि नानवाई खानदानी नानवाई थे, ओके, और उन्हें क्या है वह 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए माहिर थे, ओके, इसलिए उन्हें क्या है मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा कहा जाता है। मैंने इसका आंसर क्या है कि मियां नसरुद्दीन को क्या है 56 प्रकार की रोटियां बनाने की कला जानते थे, इसलिए उन्हें क्या है नान भाइयों का मसीहा कहा जाता है। सिंपल है, इतना आपको 2 लाइन में बता देना है। नेक्स्ट, पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला, इसे देख लेते हैं। तो आंसर दोस्तों आपको बताना है, पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का 2.5 साल चलने के निम्नलिखित कारण है। पहला है कि लेखक के पास क्या है, पैसों का अभाव था, उसके पास पैसे की कमी थी, इसलिए वो क्या है फिल्म नहीं बना पा रहा था, रुक रुक के बना रहा था। पहले पैसे जोड़ लेता, फिर थोड़ा सा फिल्म बना लेता, फिर पैसे खत्म हो जाता तो काम रोक देता था, फिर थोड़ा सा पैसे अपने काम करके पैसे जोड़ता था, फिर फिल्म बनाता था। इस प्रकार से होता था कि वह विज्ञापन कंपनी में काम करता था, इसलिए काम में फुर्सत होने पर ही लेखक और तथा अन्य कलाकार फिल्म पर काम करते थे। ओके, मतलब लेखक क्या है विज्ञापन कंपनी में काम करता था, जब उसे यहाँ से फुर्सत मिलती है, टाइम मिलता था, तब वो क्या फिल्म का काम करता था। ओके, तकनीकी के पिछड़ेपन के कारण पात्र, स्थान, दृश्य आदि समस्याएं आ जाती थी। ये सब कारण है, यही कारण है कि जो पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग है वो उसका काम क्या है 2.5 साल तक चला, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप कक्षा 11वीं के हिंदी सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं एमपी बोर्ड एग्जाम में, ओके, वार्षिक परीक्षा की अभी आपकी होने अर्धवार्षिक परीक्षा, फिर इसके बाद वार्षिक परीक्षा, तो प्रॉपर तैयारी के लिए कक्षा 11वीं हिंदी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, कोर्स को दोस्तों आपको क्या मिलने वाला है, पूरा आपको मटेरियल मिल जाएगा, पीडीएफ के रूप में रहने वाला है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, पूरे ग्रामर का एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, पीडीएफ मटेरियल दिया जाएगा, साथ ही आपके प्रीवियस ईयर पेपर रहने वाले हैं, 20 सॉल्यूशन साथ, मॉडल पेपर भी आपको मिलने वाले हैं 20 सॉल्यूशन साथ, चाहे वो आपका हाफ ईयरली हो और आपकी वार्षिक एग्जाम हो, मतलब वार्षिक एग्जाम तक पूरी आपकी तैयारी करा दी जाएगी। कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको नॉर्मल तरीके से यूट्यूब पर इसी प्रकार से बता रहा हूँ, कितने आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और जब आपको पेड कोर्स रहेगा तो आप समझ सकते हैं उसमें क्या आपको मटेरियल मिलने वाला है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं लिखिए और कुएं का मुंह जो छोटा रखने के क्या कारण है। जो कुआं होता है उसका जो सर्कल होता है, व्यास होता है, बहुत बड़ा होता है, कोई क्या होती है कुएं से बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो कुएं का जो मुंह होता है वो छोटा रखा जाता है। क्यों छोटा रखा जाता है, उसके कारण आपसे पूछे आ रहे हैं, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सॉल्यूशन समझ लेते हैं। तो लता मंगेशकर के गायन की विशेषता आपको बतानी है, तो पॉइंट वाइज पॉइंट आपको तैयार कर लेना। पहला, सुरीलापन। लता के गायन में सुरीलापन है, उनके स्वर में अद्भुत मिठास, तन्मयता, मस्ती, लोच आदि, उनका उच्चारण मधुर गूंज से परिपूर्ण रहता है। दूसरा, कोमलता और मुग्धता। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। तीसरा पॉइंट है स्वरों में निर्मलता। लता के स्वरों में निर्मलता है, यह उनके गायन में झलकता है। इस प्रकार से आपका पॉइंट दिया है, फिर नाद में उच्चता है और शास्त्रीय शुद्धता। यह 5 पॉइंट के माध्यम से क्या है लता मंगेशकर जी की गायन की विशेषताएं बता रही हैं। आप तो अगर 3 पॉइंट भी तैयार कर लेते पर्याप्त, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, 2 पॉइंट आप लिख देंगे काम चल जाएगा, तो 3 पॉइंट आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे जो 3 पॉइंट है ये ईजी है, तो इन्हें आपको तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कुएं का मुंह छोटा रखने का कारण है, तो इसका आंसर आपको बताना है कि रेत में जमी नमी के से पानी की बूंद धीरे धीरे रिसती है। दिन भर में एक कुएं में मुश्किल से 2-3 घड़े ही पानी जमा हो पाता है। राजस्थान की बात है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ, ओके, तो कुएं इसलिए छोटा रखा जाता है कि जिससे क्या होता है जो पानी का क्या बाष्पीकरण भी कम हो। अगर बड़ा व्यास होगा, कुआं के बराबर होगा, ओके, तो जैसे मुश्किल से थोड़ा बहुत पानी मिलता है वो भी क्या है भाप बनकर उड़ जाएगा, इसलिए कुएं का मुंह छोटा रखता है, तो उसमें धूप भी कम लगती है। ओके, ये भी रीजन आप लिख सकते हो। 2 रीजन आपको क्या है पॉइंट में छोटे छोटे आपको बना लेना है। ओके, ये आपका पहला पॉइंट हो जाता है, ये आपका दिया हुआ है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है और इसको शॉर्ट में कर लीजिए। इसमें थोड़ा काफ़ी डिटेल से दिया हुआ है, समझाया जा रहा है, इसको शॉर्ट में कर लीजिएगा, जैसा मैंने अभी आपको समझाया है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दकोश एवं संदर्भ ग्रंथ में क्या अंतर है। अथवा में है, स्ववृत्त की कोई 2 विशेषताएं। स्ववृत्त लेखन है, स्ववृत्त लेखन की आपको 2 विशेषताएं बतानी है। चलिए इसे देख लेते हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम से आपका क्वेश्चन लिया गया है, देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये। शब्दकोश क्या होता है, देखिए शब्दकोश को आपको देख लेना है क्या होता है कि शब्दकोश शब्दों का खजाना है।
इसमें एक भाषा भाषी समुदाय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का संचित किया जाता है। साथ ही इसमें क्या है, शब्दों का व्युत्पत्ति, स्रोत, लिंग, शब्द रूप और विभिन्न संदर्भ परक होती जानकारी होती है। और संदर्भ ग्रंथ क्या होता है कि मानव द्वारा संचित ज्ञान का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया जाता है। यह कई प्रकार के होते हैं। ओके, ये आपका दिया हुआ। तो मैंने आपको इसकी 2 लाइन आपकी इंपॉर्टेंट ऊपर की, इसकी 2 लाइन इंपॉर्टेंट है, इतना आप लिख देंगे, आपका क्या है 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। शब्द की उसमें क्या होता है, शब्दों का खजाना होता है, जिसमें एक भाषा भाषी समुदाय के प्रयुक्त होने वाले शब्दों का संचित रहता है, जबकि संदर्भ ग्रंथ में मानव का जो द्वारा संचित जो ज्ञान होता है उसका छोटा रूप होता है। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों स्वाव्रत की 2 विशेषताएं पूछी जा रही है। तो स्वाव्रत में पहले ही विशेषता है कि ईमानदारी होनी चाहिए, क्योंकि स्वाव्रत में आप जब किसी को देते हैं, प्रेजेंट करते हैं, वो आपकी पकड़ लेगा। अगर इसमें आप बेईमानी लिखते हैं तो वो पकड़ लेगा, इससे आपकी क्या छवि खराब हो जाएगी। इसलिए जिसमें जो भी आप स्वाव्रत में अपनी बातें बताएं वो आपकी ईमानदारी पूर्ण लिखनी चाहिए। दूसरा, भाषा शैली क्या होनी चाहिए, सरल, सटीक, सीधी और साफ होनी चाहिए। तो ये आपकी दी है स्वाव्रत की विशेषताएं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है प्रश्न 11वीं तक कंप्लीट कर लिए। अब आपका सेकंड पार्ट आएगा, जिसमें हम क्या है जिसमें हम क्या है प्रश्न क्रमांक 12वें से लेकर क्या है पूरा कंप्लीट प्रश्न पत्र हल कर लेंगे। ओके, तो ये आपका रहने वाला है। जितने दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन बताए हैं सभी दोस्तों क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वीडियो में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कवर कराए हैं, उन्हें भी आप तैयार कर लेते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा की आपकी हिंदी सब्जेक्ट की आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।